हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर 3 जो कि है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो क्या होते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स? पहले के टाइम में क्या होता था, अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स प्रोप्राइटर सिर्फ अपने लिए बनाता था। उसकी ज़रूरत सिर्फ प्रोप्राइटर को ही पड़ती थी। अपना प्रॉफिट, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए प्रोप्राइटर इसको बनाता था। लेकिन प्रेजेंट में क्या होता है, अब अकाउंटिंग स्टेटमेंट की ज़रूरत न सिर्फ प्रोप्राइटर या ओनर को है, बल्कि इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, लेंडर्स, गवर्नमेंट, इन सबको भी है। तो ये ज़रूरी है कि स्टेटमेंट्स इस तरह से प्रिपेयर किए जाए कि हर किसी को आसानी से समझ आ सके। इसीलिए ये एक नेसेसिटी बन गया है कि अकाउंटिंग के लिए स्टैंडर्ड लैंग्वेज और रूल्स हो, ताकि सबको ये अच्छे से समझ आ सके और स्टेटमेंट्स रिलायबल और साथ ही कंपेरेबल बन सके। और इन रूल्स को अकाउंटिंग में कहते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मतलब है वो बेसिक रूल्स और गाइडलाइंस जिनके अकॉर्डिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। इन प्रिंसिपल्स की वजह से अकाउंटिंग प्रॉपर, यूनिफॉर्म और रिलायबल बन जाती है। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को आगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशंस में डिवाइड किया गया है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स तो वो रूल्स और गाइडलाइंस है जो अकाउंटेंट्स ने मिलकर बनाए हैं कि ये चीज़ें ध्यान में रखनी है अकाउंटिंग करते वक्त, और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स लीगली एक्सेप्टेड है। ठीक है, वही अकाउंटिंग कन्वेंशंस वो गाइडलाइंस होती है जो धीरे धीरे अपनाई गई है, यानी कि जो अकाउंटिंग करते वक्त अपने आप सालों से चली आ रही है। इसमें पर्सनल जजमेंट इन्वॉल्व होती है और इन्हें अप्लाई करना कंपलसरी नहीं होता। ठीक है, अब अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स टोटल 11 हैं, जिनमें से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट और अक्रूवल कॉन्सेप्ट को बेसिक या फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस माना गया है कि इन अजम्पशंस को तो अकाउंटेंट ने यूज़ किया ही होगा अकाउंटिंग करते वक्त। ये बहुत ही बेसिक है जो कि अकाउंटिंग करते वक्त यूज़ होती है, और अगर इन्हें अकाउंटेंट ने वॉयलेट किया है या यूज़ नहीं किया तो ये उनको नोट्स में डिस्क्लोज़ करना होगा कि ये कॉन्सेप्ट हमने यूज़ नहीं किया। ठीक है, और बाकी के ये 8 कॉन्सेप्ट्स हैं, ये गाइड करते हैं अकाउंटेंट को रिकॉर्डिंग और प्रेजेंटेशन करते वक्त। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं इनको वन बाय वन। फर्स्ट है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस विल कॉन्टिन्यू इट्स ऑपरेशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड इन द फ्यूचर, यानी कि बिजनेस कभी बंद नहीं होगा, ये चलता ही रहेगा। और इसी अजम्पशन की वजह से बिजनेस अपने असेट को कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करती है, ना कि सेलिंग या मार्केट प्राइस पे। एग्जाम्पल, मशीन परचेज की 1 लाख रुपए की, तो उसे हमेशा 1 लाख रुपए पे ही रिकॉर्ड किया जाएगा। 10 साल बाद भी, 9 साल बाद भी, सिर्फ हाँ डेप्रिसिएशन जरूर इसमें से हम माइनस करते हैं, लेकिन बाकी इसको कॉस्ट प्राइस पे ही रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे कि बिल्डिंग है, बिल्डिंग 10 लाख की है, अब टाइम के साथ क्या होगा, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ती जाएगी, लेकिन फिर भी हम उसे कॉस्ट प्राइस पे ही लिखते हैं, क्योंकि हमें उसे कभी बेचना ही नहीं है, हमें कभी अपना बिजनेस बंद ही नहीं करना, ये बिजनेस चलता ही रहेगा। ये एक एजम्पशन है जो अकाउंटिंग में हम मानते हैं कि बिजनेस कभी बंद नहीं होगा। इसी वजह से हम सारे के सारे असेट्स को कॉस्ट प्राइस पे ही रिकॉर्ड करते हैं, ना कि सेलिंग प्राइस पे, क्योंकि हमें उन्हें कभी सेल करना ही नहीं है, ये हमेशा चलता ही रहेगा हमारा बिजनेस। ठीक है, नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कहता है कि सेम अकाउंटिंग मेथड और प्रोसीजर को यूज़ करो हर साल, इसमें इसे चेंज मत करो बार बार, क्योंकि अगर चेंज करोगे तो उससे क्या होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कंपैरिजन मुश्किल हो जाएगा, चीज़ें समझ ही नहीं आएगी। तो इसीलिए कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ कर रही है डेप्रिसिएशन का, तो उसे आगे आने वाले सालों में भी यही मेथड यूज़ करना चाहिए, इसे चेंज नहीं करना चाहिए बार बार। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर चेंज करना ज़रूरी है कंपनी के लिए तो वो कर सकती है, लेकिन उसे रीज़न देना होगा चेंज का, और अगर उसका कोई इफ़ेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे पड़ रहा है तो वो इफ़ेक्ट भी दिखाना होगा। ठीक है, कंसिस्टेंसी का मतलब है कि हमें कंसिस्टेंट रहना चाहिए, ऐसे नहीं कि हर साल ही मेथड चेंज कर रहे हैं। हाँ, वंस इन मतलब ऐसे हो सकता है कि 7-8 साल में अब कंपनी को ज़रूरत महसूस हो रही है कि उसे मेथड चेंज करना चाहिए और कोई उसका वैलिड रीज़न है तो वो कर भी सकती है, लेकिन उसे रीज़न और इफ़ेक्ट शो करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है अक्रूवल कॉन्सेप्ट। अक्रूवल कॉन्सेप्ट कहता है कि इनकम और एक्सपेंस को तब रिकॉर्ड करो जब उन्हें अर्न या इनकर किया गया हो,
ना कि तब जब कैश रिसीव या पे किया हो। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मार्च की सैलरी है और उसे हम पे कर रहे हैं अप्रैल में, तो उसे रिकॉर्ड कब करेंगे? जब वो एक्चुअल में इनकर हुई है, यानी कि मार्च में, ना कि तब जब उसे पे किया है अप्रैल में। ठीक है, और ऐसे ही कोई इनकम है हमारी मार्च की और उसे हमें मिल रही है अप्रैल में, तो उसे रिकॉर्ड तभी करेंगे जब उसे हमने अर्न किया है मार्च में। ये क्यों करते हैं? देखो, अगर मार्च की इनकम को हम अप्रैल की इनकम में शो करेंगे तो इससे क्या होगा, मार्च का प्रॉफिट तो कम हो जाएगा और अप्रैल का ज़्यादा आ जाएगा, जो कि गलत है। वो मार्च की इनकम है तो उसे मार्च में ही शो करो। ऐसे ही अगर कोई 2025 की इनकम है तो उसे हम 2026 में शो नहीं कर सकते, वो हमारे प्रॉफिट को कम कर देगी 2025 को, और 2026 को ऐसे ही गलत बढ़ा देगी। ठीक है, इसीलिए ज़रूरी है कि जब चीज़ें अर्न और इनकर हो, एक्सपेंस और इनकम, तभी उन्हें रिकॉर्ड भी करो। ठीक है, तो अब देखो, ये तीनों कॉन्सेप्ट जो हमने करे हैं ये है हमारे बेसिक या फंडामेंटल एजम्पशंस या कॉन्सेप्ट, और ये फॉलो होते ही होते हैं अकाउंटिंग में, यानी कि ये तो पक्का ही अकाउंटेंट ने यूज़ किए ही होंगे ये हर। और ये देखो, हर मतलब ऐसा नहीं है कि ये किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, ये पूरी अकाउंटिंग में यूज़ होते हैं। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है कि लॉन्ग पीरियड तक हमारा बिजनेस चलता रहेगा। ये हर एक ट्रांजैक्शन में यूज़ होगा, चाहे वो लैंड से रिलेटेड हो, चाहे वो बिल्डिंग से रिलेटेड हो। ऐसे ही कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट है। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कहता है कि एक ही मेथड यूज़ करो, ये भी हर जगह यूज़ होता है। ऐसे ही अक्रूअल कॉन्सेप्ट है। अक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है कि इनकम और एक्सपेंस को रिकॉर्ड करो जिस टाइम वो अर्न और इनकर हुई है, ना कि तब जब हमने उसे पे या रिसीव किया है। ठीक है, तो ये तीनों कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिक अकाउंटिंग एजम्पशंस। अब बाकी के कॉन्सेप्ट्स देखते हैं जो अकाउंटेंट को गाइड करते हैं रिकॉर्डिंग करने में। तो चलिए बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस और ऑनर अलग अलग है। बिजनेस को अलग ट्रीट करो, ऑनर को अलग ट्रीट करो। बिजनेस के जो ट्रांजैक्शंस हैं उन्हें ऑनर के पर्सनल ट्रांजैक्शंस के साथ मर्ज मत करो, उन्हें सेपरेट रखो। जो ऑनर के पर्सनल ट्रांजैक्शन है वो बिजनेस के नहीं है, वो ऑनर के ही हैं, और जो बिजनेस के ट्रांजैक्शन है वो बिजनेस के हैं, ऑनर के नहीं। ठीक है, और इसी कॉन्सेप्ट की वजह से जो भी ऑनर इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, वो बिजनेस का मनी नहीं होता, उसको बिजनेस के लिए उधार की तरह ट्रीट किया जाता है, लाइबिलिटी माना जाता है, ना कि बिजनेस का पैसा होता है। ठीक है, तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है बिजनेस अलग, ऑनर अलग। ठीक है, नेक्स्ट है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है कि जो भी ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स मनी में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं सिर्फ उन्हें ही रिकॉर्ड करो, जो मनी में मेजर नहीं किए जा सकते वो रिकॉर्ड नहीं होते। फॉर एग्जांपल, जो गुड्स परचेज किए हमने 10,000 रुपये के, ये रिकॉर्ड होगा क्योंकि ये मनी में मेजरेबल है, और सैलरी पे 20,000 ये भी मनी में मेजरेबल है, 20,000 रुपीज़, तो ये भी रिकॉर्ड होगा। वैसे वहीं अगर कोई स्किल है, ऑनेस्टी है एम्प्लॉयज़ की, इससे क्या होगा, स्किल और ऑनेस्टी की वजह से बिजनेस को फ़ायदा तो होता है, लेकिन ये मनी में मेजरेबल नहीं है तो ये रिकॉर्ड नहीं होगा। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है कि जो चीज़ें मनी में एक्सप्रेस की जा सकती है सिर्फ उन्हीं को रिकॉर्ड करो। ठीक है, नेक्स्ट है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस की लाइफ को इक्वल टाइम पीरियड्स में डिवाइड कर लो, जैसे कि 1 साल, और उसी साल का प्रॉफिट और लॉस निकालो। इससे क्या होगा कि टाइम टू टाइम बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मेजर किया जा सकेगा। जैसे कि 1 साल से हमें पता लग जाएगा कि बिजनेस ग्रो कर रहा है, कैसे चल रहा है, क्या कितना इससे प्रॉफिट हो रहा है, और टाइमली इससे क्या हम डिसीजन भी ले पाएंगे कि हमें आगे और क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे हम और ग्रो कर पाएँ, या अगर किसी साल बाई चांस हमें लॉस हो गया तो क्या रीज़न था जिसकी वजह से हमें ये नुकसान हुआ है और क्या हमें इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। इसीलिए अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट ज़रूरी है ताकि हर साल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर की जा सके, और अगर कोई गड़बड़ हो रही है तो उसका टाइमली पता लगाया जा सके और उसे सॉल्व भी किया जा सके। और कंपनीज़ का अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को और ख़त्म होता है अगले साल 31 मार्च को, जिसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड। फिर नेक्स्ट है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि असेट्स को ओरिजिनल परचेज कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करो, ना कि उसकी करंट मार्केट वैल्यू पर।
ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने कोई मशीनरी परचेज़ की 1 लाख की, तो उसे बुक्स में हमेशा हम 1 लाख पे ही रिकॉर्ड करेंगे, चाहे उसकी बाद में मार्केट वैल्यू 1,20,000 हो जाए या कम होकर 80,000 हो जाए, लेकिन उसे रिकॉर्ड हमेशा मार्केट वैल्यू पर ही करेंगे। हाँ, इसमें सिर्फ डेप्रिसिएशन जो हम लगाते हैं वो एडजस्ट होता रहता है हर साल में, बाकी ये रहेगा हमेशा हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही। और ऐसा क्यों करते हैं हम, मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड क्यों नहीं करते? क्योंकि हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होती है, रिलायबल होती है। जब हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उसका हमारे पास प्रॉपर प्रूफ होता है, उस वैल्यू पर हम रिलाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि आप मार्केट वैल्यू पर रिकॉर्ड कर सकते हो, तो उससे क्या होगा, उससे बिजनेस की उसमें पर्सनल जजमेंट इन्वॉल्व हो जाएगी। वो देखेगा कि उसकी चीज़ की मार्केट वैल्यू क्या है। वो हो सकता है इसमें वो फिर हेरा फेरी भी कर दे, उसका मन करेगा तो वो हो सकता है ज़्यादा दिखा दे, या अपने प्रॉफिट के लिए हो सकता है वो चीज़ों को कम दिखा दे। जो भी उसके लिए फेवरेबल होगा वो वही करेगा, लेकिन हिस्टोरिकल कॉस्ट के साथ वो कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता। इसीलिए हिस्टोरिकल कॉस्ट ज़्यादा रिलायबल है मार्केट वैल्यू की जगह पे। ठीक है, नेक्स्ट है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि हर बिजनेस ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट, यानी कि हर ट्रांजैक्शन 2 अकाउंट्स को इफेक्ट करता ही करता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑनर ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख रुपए से, तो इसमें क्या हुआ, बिजनेस के पास पैसा आया। एक इफेक्ट तो ये हो गया कि उसके पास पैसा आया, और क्योंकि ऑनर अलग है बिजनेस से तो उसने पैसे दिए हैं, तो बिजनेस का उधार भी बढ़ गया। तो दूसरा इफेक्ट क्या हो गया, उधार बढ़ना। ठीक है, ऐसे ही अगर बिजनेस कोई फर्नीचर खरीदता है तो उसके क्या 2 एस्पेक्ट होंगे। फर्नीचर खरीदा तो बिजनेस के पास फर्नीचर आया, एक एस्पेक्ट ये हो गया, और बिजनेस के पास से पैसे गए, ये दूसरा एस्पेक्ट। ऐसे ही हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते ही होते हैं, वो मिनिमम 2 अकाउंट्स को इफेक्ट करते ही करते हैं। फिर है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट कहता है कि रेवेन्यू या इनकम को तब रिकॉग्नाइज और रिकॉर्ड करना चाहिए जब वो अर्न होती है। ये सिमिलर है अक्रूवल कॉन्सेप्ट के भी। अक्रूवल कॉन्सेप्ट में भी तो हमने यही देखा था कि इनकम को तभी रिकॉर्ड करो जब वो अर्न की जाती है एक्चुअल में। ऐसे ही रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट कहता है कि रेवेन्यू को तब रिकॉग्नाइज करो जब वो अर्न होती है, ना कि कैश रिसीव हो तब। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस ने गुड सेल किए 10,000 रुपये के मार्च में। अब ये सेल किए उन्होंने क्रेडिट पे, उधार पे, तो पेमेंट मिली उन्हें अप्रैल में, लेकिन रेवेन्यू को कब रिकॉर्ड करेंगे, जब वो एक्चुअली में सेल हुए थे, यानी कि मार्च में, ना कि अप्रैल में। ये मार्च की सेल्स है, अप्रैल की नहीं। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट कहता है कि रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करो जब वो एक्चुअली में अर्न होती है, ना कि तब जब कैश रिसीव हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि एक्सपेंसेस को तभी रिकॉर्ड करो जब उससे रिलेटेड रेवेन्यू रिकॉर्ड किया जाता है, यानी कि जो भी खर्चा आया है रेवेन्यू को अर्न करने में, उसको उसी टाइम पे रिकॉर्ड करना चाहिए जब रेवेन्यू हुआ है तब। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारा प्रॉपर प्रॉफिट आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर बिजनेस गुड्स सेल कर रहा है मार्च में 50,000 के, तो उन गुड्स को बनाने में जो खर्चा आया है वो भी हम मार्च में ही रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, चाहे हमने वो खर्चा फेब में किया हो या उसकी पेमेंट हम आगे अप्रैल करें, लेकिन रिकॉर्ड कब होगा, जिस टाइम पे उसका रेवेन्यू आया है उसी टाइम पे उसके एक्सपेंस को भी रिकॉर्ड करेंगे। और ये कहता है हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट। लास्ट है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट कहता है अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को प्रॉपर ऑब्जेक्टिव एविडेंस के बेस पे रिकॉर्ड करना चाहिए, ना कि पर्सनल ओपिनियन या बायस से। फॉर एग्जांपल, अगर बिजनेस कुछ खरीद रहा है 20,000 रुपये का, तो अगर उसके पास प्रॉपर इनवॉइस या बिल नहीं है तो वो उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकता। यानी कि रिकॉर्डिंग के लिए प्रॉपर एविडेंस यानी कि बिल और इनवॉइस होना ज़रूरी है। और ये ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये इंश्योर करता है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलायबल, एक्यूरेट और फ्री फ्रॉम पर्सनल जजमेंट रहे। यानी कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पे भरोसा किया जा सके, वो प्रॉपर एक्यूरेट हो और उसमें कोई भी पर्सनल जजमेंट इन्वॉल्व नहीं हो। ठीक है, इसीलिए ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट है अकाउंटिंग प्रिंसिपल का सेकंड टाइप, यानी कि अकाउंटिंग कन्वेंशंस।
जिसका मीनिंग हमने पहले भी देखा था। अकाउंटिंग कन्वेंशंस वो ट्रेडिशंस है जो बहुत पहले से चले आ रहे हैं और जिन्हें अकाउंटेंट यूज़ करता है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए। ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स जितने स्ट्रिक्ट नहीं होते, ठीक है। और ये टोटल कितने हैं? 3 हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, जो कि है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, या जिसे हम प्रूडेंस भी कहते हैं। ये कन्वेंशन कहता है कि अकाउंटेंट्स को लॉसेस जितना जल्दी हो सके एंटीसिपेट कर लेना चाहिए, लेकिन प्रॉफिट्स को तभी लिखना चाहिए जब वो सर्टेन हो जाए, ठीक है। यानी कि एक्सपेंसेस और लाइबिलिटीज़ को जितना जल्दी हो सके या जब भी हमें अंदाज़ा लगे तभी उसे लिख लो, लेकिन रेवेन्यू या इनकम को तभी रिकॉर्ड करना है जब वो सर्टेन हो जाए या जब वो पक्का हो जाए कि ये रेवेन्यू हो गई हमारी, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हमें लगता है कि कोई कस्टमर है, कोई डाउट होता है हमें कि कस्टमर हमें पैसे नहीं देंगे, ये हमें डाउट ही हो रहा है, लेकिन इस डाउट के होने के साथ ही हम अकाउंटिंग में लिख देते हैं प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, यानी कि इतने कस्टमर शायद हमें पैसा ना दे। तो अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या कहता है कि जब भी हमें अंदाज़ा भी अगर हो जाए कि ये शायद हमें लॉस हो सकता है तो उसे उसी टाइम लिख दो, ठीक है। लेकिन प्रॉफिट को तभी लिखना है जब वो सर्टेन हो जाए या जब वो पक्का आ ही जाए तब, ठीक है। नेक्स्ट कन्वेंशन है फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन। ये कहता है कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को अच्छे से डिस्क्लोज करो, जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें अच्छे से डिस्क्लोज करो, जैसे कि कोई पेंडिंग लॉ सूट्स है या कोई बड़ी डेट्स है या कोई अकाउंटिंग पॉलिसीज़ में चेंज हो रहा है, तो ये अच्छे से हमें डिस्क्लोज करना है। कुछ भी सिग्निफिकेंट चीज़ छुपी नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है मटीरियलिटी कन्वेंशन। मटीरियलिटी कन्वेंशन कहता है कि सिर्फ मटीरियल चीज़ों को ही अलग से लिखो, जो इनसिग्निफिकेंट चीज़ें हैं उन्हें अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो भी ऑफिस कैलकुलेटर खरीद रहा है, पेन खरीद रहा है, कोई भी स्टेशनरी की चीज़ें खरीद रहा है, डस्टबिन खरीद रहा है जैसे, तो ये सब क्या है बिज़नेस के लिए? ये बिज़नेस की प्रॉपर्टी है, एक हिसाब से तो ये असेट है, लेकिन इन छोटी छोटी इनसिग्निफिकेंट चीज़ों को असेट साइड में हम नहीं लिखते, इन्हें सीधा हम एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। और यही हमारा मटीरियलिटी कन्वेंशन कहता है कि अगर हम कोई कैलकुलेटर खरीद रहे हैं ऑफिस के लिए, तो इसे असेट की तरह ट्रीट मत करो, क्योंकि ये बहुत ही छोटी वैल्यू का है, रैदर इसे एक्सपेंस मानो, ठीक है। तो ये थे हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।